वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको STH 630 के लेक्चर नंबर 23 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन। जब डेटा को ज़ाहिर बात है कलेक्ट किया जाता है, रिसर्च की जाती है, तो टूल्स को यूज़ किया जाता है। सो डेटा कलेक्शन के जो टूल्स हैं एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सर्वेस, उनमें इंटरव्यू स्केड्यूल्स आ जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चनियर होता है जो कि सवालनामा होता है, और इंटरव्यू गाइड्स भी होती हैं। ये तीनों टूल्स हैं, ये डिफ़र हैं इनमें, ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ हैं इसके स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन के हवाले से भी। एक इंटरव्यू स्केड्यूल जो होता है वो हाईली स्ट्रक्चर होता है, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस के साथ जिनको पूछा जाता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर। और एक क्वेश्चनियर भी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये जो हो सकता है सेल्फ एडमिनिस्टर, अलाउ करता है रिस्पॉन्डेंट्स को कि वो आंसर करें उनके खुद के पेस के मुताबिक। और इंटरव्यू गाइड प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क जो है टॉपिक और क्वेश्चन का, जो कि अलाउ करते हैं ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन जो है रिस्पॉन्सेज के लिए। अब जो गाइडलाइन है क्वेश्चनियर के डिज़ाइन के लिए, जो सवालनामा है, सर्वे क्वालिटी डिपेंड करती है इंटायरली के क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं। और क्वेश्चनियर के डिज़ाइन क्रूशियल स्टेप होता है, हर जो सर्वे रिसर्च होती है उसमें रिक्वायर करता है। इससे ज़्यादा कॉमन सेंस, सिर्फ कॉमन सेंस और गुड ग्रामर से ज़्यादा एक कॉमन मिस्टेक जो है ये कि अज्यूम करना कि रिस्पोंडेंट जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन जैसे कि इंटेंडेड किया जाता है, उससे इनएक्यूरेट और या फिर इनकम्प्लीट डेटा आता है। अब ये कि व्हाट शुड बी आस्क्ड, क्या पूछा जाए। क्वेश्चंस जो है डिटरमाइन करने चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम के ज़रिए, और जो इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर बात है ज़रूरी होती है आंसर देने के लिए। रिसर्च क्वेश्चन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बेटर सूट करते हैं हासिल करने के लिए सर्टेन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास के क्वेश्चनियर की रिलेवेंसी आ जाती है। क्वेश्चनियर जो है वो क्या कहते हैं कलेक्ट करता है सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है रिसर्च प्रॉब्लम के साथ। और क्वेश्चनियर की एक्यूरेसी मैटर करती है। एक्यूरेट क्वेश्चनियर इंश्योर करता है इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की गई वो रिलायबल है, कंसिस्टेंट है, वैलिड है, यानी कि मेजर करती है वो जो कि इसको मेजर करना चाहिए। और उसके बाद फिर अवॉइड करना एम्बिगिटी, कन्फ्यूजन और वैगनेस, यानी कि अनक्लियर जो क्वेश्चन होंगे उससे क्या होगा, फिर मिस इंटरप्रिटेशन होगी रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, और फिर क्वालिटी ऑफ डेटा को भी फिर जो है वो अफेक्ट होगा। क्लियरिटी होना चाहिए, वैगनेस और जो एम्बिगिटी वो ना हो, बल्कि क्लैरिटी जो है वो होना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो डबल बैरल क्वेश्चन है उनको भी अवॉइड किया जाए। क्वेश्चन जो कि ऐसे होते हैं, पूछा जाता है मल्टीपल चीज़ों के बारे में एक साथ, तो इस तरह की चीज़ों को ज़ाहिर बात है अवॉइड किया जाए, जिससे एम्बिगियस किस्म के आंसर होते हैं जो कि अनक्लियर्ड होते हैं। और अवॉइड किया जाए जो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, ये स्टेयर करते हैं रिस्पोंडेंट्स को एक पार्टिकुलर आंसर की तरफ, जबकि लोडेड क्वेश्चन इसके मुकाबले में हम देखें तो वो क्या है कि वो उसके अंदर इमोशनली चार्ज लैंग्वेज या इम्प्लिसिटली सजेस्ट करता है एक सोशली डिज़ायरेबल बिहेवियर। दोनों टाइप जो है कर सकती हैं बाइस रिस्पॉन्स। और फिर उसके बाद ये कि अवॉइड बर्डन सम क्वेश्चन डेट में टैक्स दी रेस्पोंडेंट्स मेमोरी। बर्डन सम क्वेश्चन जो है वो उसको अवॉइड किया जाए। एक सिंपल फैक्ट यही है ह्यूमन लाइफ का कि लोग जो है वो भूल जाते हैं। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझे हर चीज़ याद रहती है, तो कुछ ना कुछ तो इंसान ज़रूर भूलता ही है। अरेंज किया जाए इसके अलावा क्वेश्चंस को जो एक प्रॉपर जो है वो सीक्वेंस के अंदर जो ऑर्डर है क्वेश्चंस का, क्वेश्चन सीक्वेंस ये सर्व करता है कई सारे फंक्शंस जो है वो रिसर्चर्स के लिए। उसके बाद है यूज़ फ़िल्टर क्वेश्चंस इफ़ नेसेसरी नीडेड, यूज़ किया जाए अगर ज़रूरी हो। फ़िल्टर क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन करते हैं रिस्पोंडेंट को कि इंश्योर करें कि या क्वालिफाइड है आंसर देने के लिए सब्सिक्वेंट क्वेश्चन, प्रिवेंट करते हुए इररिलेवेंट या फिर जो बाइस रिस्पॉन्स है। इसके अलावा जो लेआउट है क्वेश्चनियर का इंपॉर्टेंस है, ज़ाहिर बात है इसकी भी, दोनों के अंदर ओवरऑल अपीयरेंस और जो फॉर्मेट है क्वेश्चंस का और रिस्पॉन्सेज का, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे रिस्पोंडेंट इंगेज होते हैं सर्वे के साथ। अब जो है वो पायलट टेस्टिंग के हवाले से है, जो कि प्री टेस्टिंग होती है एक क्वेश्चनियर की। अब इसमें स्मॉल स्केल ट्रायल किया जाता है ताकि आइडेंटिफाई करें और करेक्ट करें एरर्स को, इससे पहले कि फुल डिप्लॉयमेंट कर सकें। और ये सिर्फ एरर फाइंड करने के बारे में नहीं है, बल्कि वैल्यूएबल होती है ये ट्रेनिंग करने के लिए रिसर्च टीम को, और इंश्योर करने के लिए हर कोई अंडरस्टैंड करे क्वेश्चनियर जो और जो प्रोसीजर्स हैं। अब ये कि वाट एस्पेक्ट टू बी इवेल्यूएट ड्यूरिंग पायलट टेस्टिंग, पायलट टेस्टिंग के दरमियान जो है वो कौन से एस्पेक्ट जो है उनको एवेल्यूएट किया जाए।
सो पहले है कि जो रिएक्शंस टू रिस्पोंडेंट्स हैं, यानी कि आइडेंटिफाई किया जाए कन्फ्यूजन या प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। उसके अलावा एक डिस्कवरिंग एरर्स इन द इंस्ट्रूमेंट। अब जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे मेजर वगैरह किया जाता है, होता क्या है कि उनमें भी ज़ाहिर बात है कुछ एरर्स आ सकते हैं, अनक्लियर इंस्ट्रक्शन वगैरह हो सकती है। और इसके अलावा ये कि सैम्पलिंग प्रोसीजर्स कैन बी चेक, इंश्योर किया जाए कि ये जो है वो पहुँचे इंटेंडेड पॉपुलेशन तक। और इसके अलावा स्टाफिंग एंड एक्टिविटीज़ ऑफ रिसर्च टीम कैन बी चेक, आइडेंटिफाई करें ट्रेनिंग नीड्स या फिर जो लॉजिस्टिकल इश्यूज़ वगैरह होते हैं। अब जो है वो फील्ड वर्कर के बारे में, फील्ड वर्कर जो है ये इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली कलेक्टिंग करने के अंदर डेटा, जैसे कि इंटरव्यूअर्स हो गए, ऑब्जर्वर्स हो गए, सुपरवाइज़र हो गए। ये फ्रंट लाइन पे होते हैं, रिसर्च प्रोसेस के रिस्पॉन्सिबल होता है इंट्रैक्ट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए और इंश्योर करने के लिए डेटा क्वालिटी को भी। अब ये कि हु कंडक्ट्स द फील्ड वर्क। अब फील्ड वर्क करता कौन है? रिसर्चर जो है वो अक्सर डिज़ाइन करते हैं स्टडीज़, डेटा कलेक्शन जो है वो फ्रीक्वेंटली तौर पे करते हैं ट्रेंड फील्ड वर्कर, स्पेशली जो है स्पॉन्सर्ड स्टडीज़ में। स्टूडेंट रिसर्चर जो है डिपेंड करते हुए प्रोजेक्ट स्कोप के ऊपर वो भी कलेक्ट कर सकते हैं डेटा खुद से भी। अब ये कि जो इंटायर रिसर्च प्रोजेक्ट क्वालिटी है, सो जो डेटा कलेक्शन स्टेज है क्रूशल है, क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो इज़ नो बेटर नहीं है इसके मुकाबले में कि जो डेटा कलेक्ट किया जाता है फील्ड के अंदर। सो इम्पॉर्टेंट है कि रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करे कैपेबल लोगों को, ऐसे लोग जो काबिल हों, जो कि ट्रस्ट किया जा सके कि वो कलेक्ट करें डेटा को भी। अब इन हाउस ट्रेनिंग होती है। सो हुआ था इन हाउस ट्रेनिंग की फील्ड वर्कर्स के लिए। ट्रेनिंग इंश्योर करती है कंसिस्टेंसी डेटा कलेक्शन प्रोसीजर में, और इक्विप करती है फील्ड वर्कर को नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज के साथ। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो हो सकते हैं ब्रीफिंग से लेकर ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोग्राम तक, डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर प्रोजेक्ट की। अब ये कि जो ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेनिंग का वो क्या होता है कि इंश्योर करना यूनिफॉर्म डेटा कलेक्शन जो फील्ड वर्कर के अक्रॉस, और कंसिस्टेंसी क्रूशल होती है रिलायबल और कंपेरेबल डेटा के लिए। सक्सेसफुल ट्रेनिंग से यूनिफॉर्म डेटा कलेक्शन प्रोसेस और इंश्योर किया जाता है डेटा इंटीग्रिटी को। अब जो रोल होता है फील्ड वर्कर का, सॉरी इंटरव्यूअर का, अब इंटरव्यूअर के रोल की बात हो गई। सर्वे इंटरव्यूइंग जो है रिक्वायर करता है स्पेशलाइज स्किल ताकि एलिसिएट किया जाए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। इंटरव्यूअर्स का प्राइमरी गोल होता है कि हासिल करें वो अनबाइस्ड और रिलायबल डेटा जो है रिस्पॉन्डेंट से इफेक्टिव कम्युनिकेशन और रैपॉर्ट बिल्डिंग के जरिए। स्टेजेस आते हैं इंटरव्यू के अंदर। सबसे पहले जो है वो इनिशियल कांटेक्ट होता है और जो है वो सिक्योर किया जाता है पार्टिसिपेशन को। उसके बाद ये कि क्वेश्चंस को जो है वो पूछा जाता है, जैसे कि वर्डेड है वो इंस्ट्रूमेंट में। फिर प्रॉबिंग आ जाती है क्लैरिफिकेशन के लिए या फिर एलेबरेशन के लिए, और रिकॉर्ड करना रिस्पॉन्सेज को एक्यूरेटली रिस्पॉन्स करना, रिकॉर्ड किया जाता है रिस्पॉन्सेज को जो है वो। सो प्रॉबिंग जो एक क्रिटिकल स्किल होता है, जिसमें क्या होता है कि यूज़ किया जाता है नॉन डायरेक्टिव प्रॉम्प्ट ताकि इनकरेज किया जाए रिस्पोंडेंट्स को कि वो प्रोवाइड करें ज़्यादा कंप्लीट और मीनिंगफुल जो है वो आंसर, और आखिर में रिकॉर्ड किया जाएगा रिस्पॉन्स। अब टर्मिनेटिंग दी इंटरव्यू को टर्मिनेट किया जाएगा तो किस तरीके से? सो इंटरव्यू को रश एंड नहीं किया जाएगा, बल्कि इंश्योर किया जाएगा कि तमाम इन्फॉर्मेशन जमा हो गई, यानी कि जब तमाम इन्फॉर्मेशन जमा हो गई, एक कर्टियस और रिस्पेक्टफुल किस्म का कंक्लूजन होगा, वो रखेगा एक पॉजिटिव इंप्रेशन जो है रिस्पोंडेंट्स के ऊपर भी। फिर जो प्रिंसिपल्स आते हैं इंटरव्यूइंग के, वो भी हैं, जिसमें पार्टिकुलरली इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी है, और इक्वालिटी फाउंडेशनल होती है बिल्ड करने के लिए ट्रस्ट जो रिस्पोंडेंट्स के साथ, और इंश्योर करने के लिए एथिकल जो कंडक्ट है रिसर्च का। नाउ द इंटरव्यूअल बाइसनेस आ सकती हैं जब इंटरव्यूअर इन्फ्लुएंस करता है रिस्पॉन्सेस, और अक्सर जो है अनकॉन्शियसली तौर पर भी, और ये होता है थ्रू बिहेवियर के ज़रिए या वर्डिंग के ज़रिए। सो इंटरव्यूअर की बाइस होती है, इंटरव्यूअर जो है वो बाइस कर सकता है डेटा अगर वो प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश नहीं है। इस्टेब्लिशिंग करना जो है रिपोर्ट जो है मेंटेन करते न्यूट्रलिटी जो है वो ज़रूरी होता है मिनिमाइज़ करने के लिए बाइस को। सो इंटरव्यू की भी बाइस हो सकती है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, जब रिस्पोंडेंट जो है वो प्रोवाइड करता है इनएक्यूरेट या फिर मिसलीडिंग किस्म की इंफॉर्मेशन, तो तब भी ऐसा होता है। और ये आ सकती है बहुत से फैक्टर्स से, जैसे कि सोशल डिज़ायरेबिलिटी आती है, और इसके अलावा सिचुएशनल बाइस भी आ सकती है, जैसे कि नन पार्टिसिपेशन है कि विलिंग नहीं है या इनएबिलिटी है कि पार्टिसिपेट करें, वो भी बाइस करता है सैम्पल को। और ट्रस्ट लेवल भी होता है कि ट्रस्ट नहीं है, इस वजह से भी ऐसा होता है। या फिर रिपोर्ट जो डिफरेंट इंटरव्यूअर्स की है उसकी वजह से भी जो है वो बाइसनेस देखने में आती है हमें इंटरव्यू की तरफ से जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। सो आप कुछ टिप्स हैं जो कि इंटरव्यू के लिए हैं, वो ये कि कल्चर जाना जाए रिस्पोंडेंट्स का, जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है उनका कल्चर देखें, उनका कल्चर क्या है, क्योंकि उनके कल्चर के हिसाब से ही उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अपीयरेंस जो है ऐसे ड्रेसिंग की जाए जो अप्रोप्राइट है, एक्सेप्टेबल है, स्पेशली जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है उनके मुताबिक कैसी है, इस हिसाब से जो है वो देखा जाएगा।
और प्लेजेंटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो होगी, प्लेजेंट रहें, फ्लेक्सिबल रहें, जो भी ज़ाहिर बात है रिस्पोंडेंट है उनके मुताबिक जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखानी होगी, थोड़ी लचक यानी कि दिखानी होगी। एंड कैरी द लेटर ऑफ अथॉरिटी, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो है, लेटर ऑफ अथॉरिटी, उसको लाजमी कैरी करना ज़रूरी है। इस्टेब्लिश किया जाए क्रेडिबिलिटी और रिपोर्ट को, और फेमिलियर रहें जो क्वेश्चनियर है, सवालनामा है, उसके साथ। अब सैम्पल जो है वो क्या है, एक सबसेट होता है या फिर एक पार्ट होता है लार्जर होल का, एक पूरी की पूरी चीज़ का। सैम्पलिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है रिसर्च में, ये अलाउ करता है रिसर्चर्स को कि वो ड्रॉ करें कंक्लूजन एक पॉपुलेशन के बारे में, जो कि बेस करते स्टडी करते हुए एक स्मॉलर या रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप जो है। अब वाई सैम्पल, अब सैम्पल किया क्यों जाए। सैम्पलिंग जो है वो यूज़ किया जाता है रिसर्च के अंदर क्योंकि ये सेव करता है कॉस्ट, लेबर और टाइम। एक हिस्सा होगा, सारी बात है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन का, अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सैम्पलिंग जो एक हिस्सा ही लिया जाता है, इस वजह से वो टाइम भी बचाता है, लेबर भी, और कॉस्ट भी बचाता है। अब ये क्वालिटी मैनेजमेंट और सुपरविजन, क्वालिटी मैनेजमेंट और सुपरविजन हम देखें, ये अलाउ करता है बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट और सुपरविजन, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो उनका फोकस किया जा सकता है ट्रेनिंग करने के ऊपर, एक स्मॉलर टीम जो है फील्ड वर्क की ज़्यादा इफेक्टिवली तौर पर फिर किया जाएगा। उसके बाद है एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट, एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट आ जाते हैं हमें। सैम्पलिंग जो है वो सिर्फ फिजिबल मेथड है, स्पेशली जब डील किया जा रहा है लार्ज या फिर इनएक्सेबल पॉपुलेशन के साथ। सैम्पलिंग जो है वो हेल्प भी करता है रिसर्चर्स को डिफाइन करने में एक मैनेजेबल पीरियड जो होता है उनकी स्टडी का। अब सैम्पलिंग की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ टर्म्स हैं जो सैम्पलिंग के अंदर हमें यूज़ होती हुई दिखाई देती हैं, कुछ टेक्निकल किस्म की टर्म्स भी इसमें आ सकती हैं। सो एलिमेंट की एक टर्म है यूनिट, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन जो वो कलेक्ट की जाती है। इसके अलावा पॉपुलेशन होती है, जो इंटायर एलिमेंट्स होते हैं, रिलीवेंट होते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के हिसाब से। टारगेट पॉपुलेशन जो है वो इसमें फिर आ जाती है, जो कि स्पेसिफिक ग्रुप होता है रिसर्चर्स जो चाहते हैं स्टडी करना। और इसके अलावा फिर सैम्पलिंग होता है, प्रोसेस होता है सिलेक्ट करने का एक रिप्रेजेंटेटिव सेट जो है उस पॉपुलेशन का। सैम्पलिंग फ्रेम हमारे पास जो है वो आ जाता है, ये लिस्ट होती है जिससे सैम्पल जो है वो ड्रॉ किया जाता है। और सैम्पलिंग फ्रेम एरर्स भी आते हैं जब लिस्ट जो है एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करती टारगेट पॉपुलेशन, उससे पोटेंशियल बाइस आती है सैम्पल के अंदर। सैम्पलिंग यूनिट भी हमारे पास आ जाता है, ये जो है वो एलिमेंट या सेट ऑफ एलिमेंट जिनको कंसिडर किया जाता है सिलेक्शन के लिए एक गिवन स्टेज के ऊपर सैम्पलिंग की। और ऑब्जर्वेशन यूनिट आ जाते हैं, यूनिट एलिमेंट या एग्रीगेशन जो एलिमेंट्स की जिनसे इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है। पैरामीटर है हमारे पास, ये जो समरी होती है, समरी डिस्क्रिप्शन होती है वेरिएबल की पॉपुलेशन के अंदर। और स्टैटिस्टिक है जो कि एक समरी डिस्क्रिप्शन होता है वेरिएबल का सैम्पल के अंदर। अब सैम्पलिंग एरर हम देखते हैं, तो सैम्पलिंग एरर क्या है। सैम्पलिंग एरर जो है वो डिफरेंस होता है सैम्पल स्टैटिक और जो पॉपुलेशन पैरामीटर होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड अलाउ करता है एस्टिमेट करने के लिए एक्सपेक्टेड सैम्पलिंग एरर, जो कि क्रूशल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। एक्यूरेसी और जनरलाइजेबिलिटी जो है रिसर्च फाइंडिंग्स की। अब जो टाइप्स हैं नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, उसको अगर हम देखें तो कन्वेंस सैम्पलिंग होती है, जिसमें सेलेक्ट किया जाता है ईजिली एक्सेसिबल इंडिविजुअल्स को। और पर्पसिव सैम्पलिंग होती है, जिसमें सेलेक्ट किया जाता है इंडिविजुअल जो कि बेस करते हैं स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो कि रिलेवेंट करता है रिसर्च क्वेश्चन से। कोटा सैम्पलिंग होती है हमारे पास, एक नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, जहाँ पर रिसर्चर्स इंश्योर करते हैं स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है जिनको सैम्पल के अंदर प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन में। और इसको अक्सर यूज़ किया जाता है इंश्योर करने के लिए रिप्रेजेंटेशन जो है माइनॉरिटी ग्रुप्स की या फिर जो स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स होती है उनकी। स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, और ये भी नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, जहाँ पर इनिशियल पार्टिसिपेंट जो है वो रेफ़र करते हैं दूसरे पोटेंशियल पार्टिसिपेंट को। ये स्नोबॉल की तरह ही काम करती है। जैसे कि आप देखते हैं स्नोबॉल पहले जब गिर रही होती है ऊंचाई से नीचे की तरफ, तो वो छोटी होती है और फिर वो बड़ी होती चली जाती है। तो इसमें भी यही होता है कि जो इनिशियल पार्टिसिपेंट होते हैं वो रेफ़र करते हैं दूसरे पोटेंशियल पार्टिसिपेंट को। और इसको अक्सर यूज़ किया जाता है जब स्टडी किया जा रहा है हार्ड टू रीच पॉपुलेशन, ये सेंसिटिव टॉपिक, तो रिलाई किया जाता है सोशल नेटवर्क्स के ऊपर रिक्रूटमेंट्स के लिए। यानी कि लोग एक दूसरे को फिर रेफ़र करते हैं, जिस तरह स्नोबॉल खुद से बड़ी होती चली जाती है, इस तरह रेफरल करते रहते हैं लोग एक दूसरे को, तो वो काफ़ी बड़ा नेटवर्क जो है वो बन जाता है। सिक्वेंशियल सैम्पलिंग जो है वो भी होती है एक नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, जहाँ पे रिसर्चर जो है वो कंटिन्यू करते हैं गैदर करना केसेस जब तक कोई न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर इंसाइट जो है गेन नहीं होती है। और यहाँ पर जो है वो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग भी आपके सामने मौजूद है, जिसको अक्सर यूज़ किया जाता है ग्राउंड थ्योरी रिसर्च में, जहाँ सैम्पलिंग डिसीजन जो है वो किए जाते हैं इमर्जिंग थ्योरी के जरिए। सो जो टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, इसमें हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आती है, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जहाँ पर हर एलिमेंट जो पॉपुलेशन में उसके पास इक्वल चांस होता है कि उसको सिलेक्ट किया जाए। और सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, जहाँ पर एवरी nth एलिमेंट जो है सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर सेलेक्ट किया जाता है एक रैंडम स्टार्ट के बाद।
और फिर आ जाता है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जहाँ पे पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाए स्ट्रेटा यानी कि सब ग्रुप्स के अंदर, और एक रैंडम सैंपल ड्रॉ किया जाता है हर स्ट्रेटम से, और ये इंश्योर करता है रिप्रेजेंटेशन जो है तमाम रिलेवेंट जो सब ग्रुप्स होते हैं उनसे पॉपुलेशन के अंदर। फिर स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस आता है, इनिशियली जो है स्ट्रेटा जो है उसको क्रिएट किया जाता है, इनको जो कि बेस करता है वेरिएबल्स जो कि रिलेट करते हैं इस रिसर्च क्वेश्चन से, इंश्योर करते हुए इस बात को कि सैंपल जो है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करें पॉपुलेशन की कंपोजिशन उन वेरिएबल्स के ऊपर। और गोल ये होता है कि क्रिएट किया जाए होमोजीनियस ग्रुप्स हर स्ट्रेटम के अंदर और जो हेट्रोजीनिटी हो स्ट्रेटा के दरमियान। अब प्रोपोर्शनेट वर्सेस डिसप्रोपोर्शनेट को हम देखें अगर, सो डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है इन दोनों को। प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग सेलेक्ट करती सैंपल जो है वो हर स्ट्रेटम से प्रोपोर्शन के अंदर जो उनका साइज के हिसाब से होता है पॉपुलेशन में, और डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इंटेंशनली ओवर सैम्पल करती है स्मॉलर स्ट्रेटा के इंश्योर करे सफिशिएंट डेटा एनालिसिस के लिए। सो फर्दर यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेट के बारे में बताया जा रहा है कि सैम्पल साइज़ जो है हर स्ट्रेटा के लिए वो एलोकेट नहीं किया जाता प्रोपोर्शन टू दी पॉपुलेशन साइज़ में, लेकिन उसको डिक्टेट किया जाता है एनालिटिकल कंसिडरेशंस के ज़रिए। अब क्लस्टर सैम्पलिंग आ जाती है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जहाँ पर ग्रुप्स यानी कि क्लस्टर्स जो हैं एलिमेंट्स के रैंडमली सिलेक्ट होते हैं और तमाम एलिमेंट जो है सिलेक्टेड क्लस्टर के अंदर इंक्लूड होते हैं सैम्पल में, और ये अक्सर जो है वो होता है कॉस्ट इफेक्टिव प्रोबेबिलिटी मेथड्स के मुकाबले में, स्पेशली जो जोग्राफिकली डिस्पर्स पॉपुलेशन है। डबल सैम्पलिंग जो है वो आ जाती है, एक टेक्निक जहाँ पर एक सैम्पल इनिशियली यूज़ किया जाता है कलेक्ट करने के लिए प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, और फिर सब सैम्पल होता है उस इनिशियल सैम्पल का जो कि यूज़ किया जाता है ज़्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब ये कि व्हाट इज़ द एप्रोप्राइट सैम्पल डिज़ाइन, एप्रोप्राइट सैम्पल डिज़ाइन जो है वो क्या है। चैलेंजेस आते हैं सेलेक्ट करने के लिए एक एप्रोप्राइट जो है वो सैम्पल डिज़ाइन। रिसर्चर्स को लाजमी तौर पर कंसिडर करना है बहुत से क्राइटेरिया और उनकी जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, और उसके बाद फिर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो आ जाती है। डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और जो अवेलेबल रिसोर्सेज से हायर एक्यूरेसी जो है वो अक्सर रिक्वायर करती है लार्ज सैम्पल, और रिसोर्स और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक जो कि इंक्रीज़ कर सकता है कॉस्ट। ज़ाहिर बात है जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट में इजाफा होगा, और रिसोर्सेज जो होते हैं इनकी जो कंस्ट्रेंट होती है, ज़ाहिर बात है रिसोर्सेज लिमिटेड भी होते हैं, तो वो जो लिमिट करता है जो फिजिबल सैम्पलिंग ऑप्शंस होती है उसको। उसके बाद ये कि एडवांस नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन, सो नोइंग करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि अवेलेबिलिटी जो है लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन मेंबर की जो है वो क्रूशल होती है। जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का वो भी इन्फ्लुएंस करता है सैम्पल डिज़ाइन को, क्लस्टर सैम्पलिंग के साथ जो कि ज़्यादा अपीलिंग होती है जोग्राफिकली डिस्पर्स पॉपुलेशन के लिए। अब ये कि नीड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसकी ज़ाहिर बात है जो ज़रूरत है जब चूज़ किया जाएगा सैम्पल डिज़ाइन। अगर रिसर्च रिक्वायर करती है स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन जनरलाइज करने के लिए फाइंडिंग जो है ब्रॉडर पॉपुलेशन की, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ज़रूरी होती है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जो सपोर्ट नहीं करते इस तरह की जनरलाइजेशन को। और डेटा जो है इन्फॉर्मेशन और डेटा जो है इन दोनों में फ़र्क है, डेटा रॉ होता है अनप्रोसेस होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन ऐसा डेटा होता है जो कि प्रोसेस हो चुका है, उसको ऑर्गेनाइज किया जा चुका है एक मीनिंगफुल फॉर्मेट के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए। और गोल डेटा एनालिसिस का यही होता है कि रॉ डेटा को एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन के अंदर हम कन्वर्ट करें। एडिटिंग इसके अलावा की जाती है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए चेक किया जाता है, इंश्योर एडजस्ट किया जाता है डेटा जो है ओमिशन के लिए, कि कोई चीज़ ओमिट करेंगे हम उसकी लेजिटिबिलिटी के कितनी लेजिटिबिलिटी के लिए, और उसकी जो कंसिस्टेंसी है। सो डिफ्रेंशिएट है ज़ाहिर बात है एडिटिंग जो कोडिंग से, जिसमें शामिल ये कि असाइन किया जाता है नंबर्स, न्यूमेरिकल्स या फिर सिम्बल्स कोड जो डेटा को उसके बाद कि जब उसको एडिट किया जा चुका है। और फिर जो है वो फील्ड एडिटिंग का भी वर्क आता है, प्रिलिमिनरी तौर पर एडिटिंग करते हैं इससे फील्ड सुपरवाइजर शॉर्टली जो डेटा कलेक्शन के बाद। फील्ड एडिटिंग का एम होता है कि कैच करें एरर्स को पकड़ते हैं पहले ही, इंश्योर करते हैं लेजिबिलिटी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी डेटा की जब वो गुजरती है फर्दर प्रोसेसिंग से। अब इन हाउस एडिटिंग हमारे पास आ जाती है, एक ज़्यादा थॉरो एडिटिंग प्रोसेस जिसको किया जाता है डेटा कलेक्शन के बाद, जबकि फील्ड एडिटिंग इंपॉर्टेंट होती है इमीडिएट एरर डिटेक्शन के लिए, और इन हाउस एडिटिंग अलाउ करता है ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू और करेक्शन जो है वो डेटा की।
उसके बाद आ जाता है कोडिंग, जो है एक प्रोसेस ऐसा कि असाइन किया जाता है इसमें नंबर्स, न्यूमेरिकल्स नंबर्स असाइन किए जाते हैं, या फिर सिंबल कोड्स वगैरह जो है वो रिस्पॉन्सेज को जो कि अलाउ करता है, जिसकी वजह से होता क्या ग्रुपिंग की जाती है और एनालिसिस किया जाता है। कोडिंग सिंप्लीफाई करता है डेटा को कैटेगराइज करते हुए रिस्पॉन्सेज, और फैसिलिटेट करता है क्वान्टिटेटिव एनालिसिस, लेकिन जो पोटेंशियली सेक्रीफाइस करते हुए कुछ डिटेल्स को भी। अब कोड कंस्ट्रक्शन की जाती है, जो कि पार्टिकुलरली तौर पे यहाँ पर क्लोज एंडेड क्वेश्चन के लिए सो नंबर ऑफ कैटेगरीज यूजुअली डिटरमाइंड होती हैं। क्वेश्चन या डिज़ाइन के दरमियान स्टैंडर्ड कोड जो है अक्सर यूज़ किए जाते हैं कंसिस्टेंट हैंडलिंग के लिए, मिसिंग या नन रिस्पॉन्स डेटा के लिए। प्रोडक्शन कोडिंग होती है, प्रोसेस होता है ट्रांसफ़र करने का डेटा क्वेश्चनियर या डेटा कलेक्शन फॉर्म से कोडेड फॉर्म तक। डेटा एंट्रीज होती है, यूज़ किया जाता है जिसके अंदर स्कैनर शीट्स और ऑप्टिकल स्कैनिंग सिस्टम जो है ऑटोमेटेड डेटा एंट्री के लिए, और मिनिमाइज़ किया जाता है मैनुअल एफर्ट और एरर्स को भी। क्लीनिंग डेटा होता है, फाइनल स्टेज है कोडिंग प्रोसेस की, जिसमें एरर चेकिंग है और वेरिफिकेशन है, इंश्योर करने के लिए कि तमाम कोड जो है वो लेजिटिमेट है, और डेटा क्लीनिंग क्रूशल होता है इंश्योर करने के लिए एक्यूरेसी और जो रिलायबिलिटी होती है डेटा की एनालिसिस से पहले। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक प्रोसेस जिसके ज़रिए मॉडिफाई किया जाता है डेटा को उसकी ओरिजिनल फॉर्म से एक फॉर्मेट तक, जो कि ज़्यादा सूटेबल होता है एनालिसिस के लिए, और ये जो है इसमें शामिल हो सकता है क्रिएट करना न्यू वेरिएबल्स, कंबाइन करना वेरिएबल्स को, या फिर रिकॉर्ड करना वेरिएबल्स को, ताकि पूरा किया जाए स्पेसिफिक नीड्स जो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के। और जो समेटिव स्कोर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि वेरिएबल 1 में हम ऐड करेंगे वेरिएबल 2 प्लस वेरिएबल 3, तो जितने भी वेरिएबल हैं उनको हम ऐड करते हैं तो समेटिव स्कोर हमारे पास आ जाता है, एक तरह से सम आ जाता है हमारे पास। एक स्केल जो होता है ये जो है मेजर करता है इंटेंसिटी, डायरेक्शन या फिर लेवल ऑफ कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हुए मल्टीपल इंडिकेटर्स जो है साथ में कंटिन्यूम के, और एक जो इंडेक्स होता है ये जो है कंबाइन करता है कई सारे डिस्टिंक्ट इंडिकेटर जो है एक सिंगल स्कोर के अंदर, और अक्सर जो है वो समीशन के थ्रू दोनों को यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। उसके बाद अन यूनी डायमेंशनैलिटी आ जाती है ये जो है स्केल के अंदर, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन में एक यूनी डायमेंशनल स्केल या फिर इंडेक्स जो है मेजर करता है एक सिंगल कंस्ट्रक्ट, इंश्योर करता है कि तमाम आइटम जो है वो कंट्रीब्यूट करें मेजरिंग करने को सेम अंडरलाइन कॉन्सेप्ट। और अब ये कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन करता है प्राइस जो है बहुत से गुड्स के और सर्विस के एक सिंगल न्यूमेरिकल इंडेक्स स्कोर के अंदर मेजर करने के लिए इन्फ्लेशन। और उसके बाद ये कि वेइंग करना, एक अनवेटेड इंडेक्स जो है वो ट्रीट करता है तमाम आइटम को इक्वली, जबकि एक वेटेड इंडेक्स असाइन करता है डिफरेंट वेट्स जो है आइटम्स को, जो कि बेस करता है उनके रिलेटिव इंपॉर्टेंस के ऊपर। और डिसीजन जो है वेट आइटम का डिपेंड करता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी, और जो नेचर होती है डेटा की, अनलेस के उसको बताया जाए, अदरवाइज अज्यूम किया जाता है कि एक इंडेक्स जो अनवेटेड है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।